नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री हमारा पाठ है। वो पाठ शंकर दयाल शर्मा ने लिखा है और उसका प्रकार है रेखा चित्र। पाठ के साथ हमने अगले वीडियो में बताया था कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कैसे आगे पहुँचे, वो सारी बात हमने बताई थी। ये सारे शब्दार्थ भी आप नोट करके रखेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो हमेशा अपने कर्म को ही महत्व देते थे। उनके लिए कर्म ईश्वर था। और फिर उन्होंने अपने उद्देश्य के प्रति बताया कि उद्देश्य की प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना चाहिए, और उसे जब तक हमारा कर्म पूरा न हो तब तक समर्पण। ये बात उनके जीवन से, उनके जीवन चरित्र से हमें मालूम पड़ती है। और फिर एक सामान्य व्यक्ति से उठकर एक प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, फिर भी वो सामान्य रहे, यही उसकी विशेषता थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के विकास का रहस्य उसकी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने बताई है। यहाँ पर जो चित्र है, वो चित्र में ये जो व्यक्ति है वो है लाल बहादुर शास्त्री। अब हम आगे पाठ लेते हैं। यहाँ तक हमारा पाठ बाकी था। तो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी का जो जीवन है वो हमेशा श्रम से भरा हुआ, सेवा से भरा हुआ, सादगी और समर्पण से भरा हुआ था। एक अनुपम दृष्टांत है। उनके एक गुण केवल उनके कर्मों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं कर पाते, बल्कि उनको देखते ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। तो शास्त्री जी में जो गुण थे, वो गुण केवल उनके कार्यों को देखकर नहीं, उनके विचारों को देखकर नहीं, लेकिन उनको देखकर ही पता चल जाता है। इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उनके व्यक्तित्व में अनोखा समन्वय था। जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कहते थे वही करते थे। कई लोग क्या करते हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कई बार कहते हैं कि मैं यहाँ पर अहमदाबाद में हूँ और मिलेगा वो घर पे। कहने का मतलब है जो कहते हैं वो नहीं करते। शास्त्री जी जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। तो राष्ट्र का लाभ, किसमें राष्ट्र का लाभ है, ये हमेशा सोचते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तो उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देश के वासियों ने उन पर उतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। तो देश के जो नागरिक हैं, देशवासी हैं, वो देशवासी हमेशा लाल बहादुर शास्त्री पर अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो उनकी जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत थी, उसे संभालने का काम बहुत कठिन था, लेकिन उसे संभालने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने किया। देश के उन समय वह साफ साफ देखा, देश के उस समय साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत सिर्फ शास्त्री जी में ही है। मैंने शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो
लाल बहादुर शास्त्री की जो अधूरी इच्छाएं थी, यानी अधूरा जो काम था, वो काम लाल बहादुर शास्त्री नेहरू का जो अधूरा काम था, वो काम लाल बहादुर शास्त्री ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ साहस से, दृढ़ संकल्प से पूरा किया। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। शास्त्री जी जो है, उनकी एक बड़ी विशेषता थी कि वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, एक आम आदमी की तरह। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और सामान्य परिवार ने उनका लालन पालन किया। लेकिन जब वह देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। ये उनकी विशेषता थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। मोस्ट आईएमपी जैसा ही प्रश्न है वो। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, तब भी वो एक सामान्य व्यक्ति रहे, आम आदमी रहे। यही उनकी विशेषता थी। शास्त्री जी में विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। तो विनम्र स्वभाव उनका, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के करीब, अधिक करीब था। तो शास्त्री जी गांधी बापू के अधिक करीब थे और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर वे 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री, ये जो चित्र है। लाल बहादुर शास्त्री बापू यानी गांधी बापू से अधिक निकट थे, उनके प्रभाव में थे। इसीलिए उन्होंने 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के साथ जुड़ गए। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा ही प्रभाव रहा। वो जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और उनको और उनसे प्रेरित होकर कार्य करते रहे। तो बापू और भगवान दास के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री चलते रहे और हम लोगों को प्रेरणा देते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो यहाँ पर बाइबिल में युक्ति है कि विनम्र ही धरती का वारिस होगा, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यही युक्ति उनके लिए सही जान पड़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह युक्ति कहाँ से ली गई है। तो यह युक्ति कहाँ से ली गई? बाइबिल से, बराबर। अगला प्रश्न ऐसा भी बनता है कि शास्त्री जी पर किसका अधिक प्रभाव था? तो शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास और बापू का प्रभाव था, बराबर। आगे, शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी जो उम्र थी 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर चले आए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। तो यहाँ पर गांधी जी से प्रभावित होकर जो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने अपने स्कूल छोड़ दी, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था जब वो विद्यार्थी अवस्था में थे। उस समय उसकी जो उम्र थी 17 साल की थी। इसके बाद
काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और इस सामाजिक कार्यों में लगा रहा। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो मन है वो हमेशा देश की आज़ादी में और समाज के कार्यों में लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और उसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इनमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धारों का काम किया और उसमें अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय का प्रारंभ हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उनमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल की यात्रा की शुरुआत हुई। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में निरंतर उन्होंने चलता रहा उनके लिए। 12 वर्ष के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर देश के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में अपना हिस्सा लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी और किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। इस तरह देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया और उनके लिए उन्हें 3 वर्ष की जेल यात्रा करनी पड़ी, जो सबसे लंबी यात्रा थी। इस दौरान गांधी जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में भी जन सेवा के कार्यों में लगे रहे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वो 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उन्हें किसान की दशा का अध्यक्ष करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष भार दिया गया। इसके बाद के 6 वर्ष तक वो इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप से वो जुड़े रहे। तो नगरपालिका में वो किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने ही शास्त्री जी के जीवन और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट परिचित करवाने में मदद की। उसके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का अनुभव भी जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वो देश की छोटी से छोटी समस्याओं और उसके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण वो संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यही सोच यानी यही विचारों के कारण वो शास्त्री जी सब लोगों में प्रसिद्ध हो गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिनका समापन देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तब तक रहा। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी गहरी और सही पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती थी और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है
कि इंदिरा गांधी अपने गुरु किसे मानती थी, अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती थी? तो इंदिरा गांधी अपना राजनीतिक गुरु लाल बहादुर शास्त्री को मानती थी। बराबर। अब आगे, देश की आज़ादी के लिए उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी जिन पदों पर रहे, यानी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री पद बनाया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे लिए एक अनुपम उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार के औपचारिकता से परे होता है। वे अपने को कभी पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालयों में लोकप्रियता मिली और साथ ही सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम यह था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो यहाँ पर शास्त्री जी पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें पद सौंपा गया शास्त्री जी को। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे। उन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी बन गए, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय बन गए। उन्होंने अलीगढ़ जो मुस्लिम विद्यालय है वहाँ पर एक दीक्षांत समारोह में गए थे। 19 दिसंबर 1964 को उन्होंने छात्रों से संबंधित करते हुए कहा था, अपने विचार व्यक्त उन्होंने किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यही सोचना चाहिए कि हम सबसे देश के नागरिक हैं, यानी हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यही बात सोचनी चाहिए। चाहे हमारा उद्देश्य कोई भी क्यों ना हो, लेकिन देश के नागरिक हैं हम, ये बात सोचनी चाहिए। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इन स्वतंत्रता का उपयोग एवं व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज हमें याद रखने की जरूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। जैसे शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह में क्या बात कही? तो शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह में बात कही कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं, यानी हमारा देश भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। ये बात सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है वो पाठ पूरा हुआ, और ये जो पाठ है, पाठ के स्वाध्याय और ये शब्दार्थ स्वाध्याय आपको लिखना है और फिर पाठ को भी पढ़ना है। बराबर।
शास्त्री जी के जीवन के बारे में आपको निबंध भी लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।